हेलो एवरीवन, वेलकम टू मकर एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वुमेन्स रिजर्वेशन बिल के बारे में। तो आप सबको पता ही होगा कि हाल ही में पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ है, 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जिसमें बोला गया है कि 1/3 जो सीट हैं उनको वुमेन्स के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा। तो 1/3 जो सीट हैं वो वुमेन्स के लिए कहाँ रिजर्व होंगे? ये होंगे लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में और यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली में। ध्यान देने वाली बात यह है कि राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और दिल्ली को छोड़ के जो अदर यूनियन टेरिटरी हैं वहां पे ये रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। और एससी और एसटी के लिए जो पहले से रिजर्वेशन की गई है लोकसभा और अदर लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, उनके अंदर भी 33% का रिजर्वेशन वुमेन्स को दिया गया है। जैसे कि अगर लोकसभा की बात करें तो यहाँ पे एससी के लिए जो सीट रिजर्व है वो है 84 और एसटी के लिए जो सीट रिजर्व है वो है 47। तो इस सीट का 33% और इसका 33% भी रिजर्व कर दिया गया है वुमेन्स के लिए। और एक चीज यहाँ पे, इस बिल का 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसे मैं पहले क्लियर कर दूं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। इस 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में जो आर्टिकल अमेंड किया गया है वो है आर्टिकल 239 ए। आर्टिकल 239 ए ये एक्चुअली जो दिल्ली है उसको स्पेशल स्टेटस देता है। दिल्ली को हम सिर्फ दिल्ली ना बोल के एनसीटी ऑफ दिल्ली बोलते हैं, मीन्स नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ये जो स्पेशल स्टेटस दिया गया है दिल्ली को, ये इसी आर्टिकल के अंदर दिया गया है, आर्टिकल 239 ए। तो इसी को अमेंड करके ये बोला गया है कि वहाँ की जो लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग है वहाँ पे भी 33% रिजर्वेशन वुमेन्स को दिया जाएगा। और कुछ नए आर्टिकल को भी इसमें इंसर्ट किया गया है। आर्टिकल 330 ए, आर्टिकल 332 ए, आर्टिकल 334 ए। आर्टिकल 330 ए जो है वो बोलती है 33% रिजर्वेशन देने के लिए वुमेन्स को लोकसभा में, और आर्टिकल 332 ए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% रिजर्वेशन वुमेन्स को देने की बात करती है। अब आर्टिकल 334 ए के बारे में बात करें तो इसका कहना है कि जो 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा वो जब नेक्स्ट सेंसस होगा उसके बाद डिलिमिटेशन एक्ट लाके जब डिलिमिटेशन कमीशन बैठाया जाएगा और डिलिमिटेशंस होंगे उसके बाद ये बिल इफेक्ट में आएगा। डिलिमिटेशंस मतलब अगर ये कोई स्टेट है उसके अंदर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी डिवाइड कर दी जाती है, मीन्स एक बाउंड्री डिसाइड कर दिया जाता है, और यहाँ इस बाउंड्री के अंदर मीन्स इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर के लोग यहाँ से खड़े हुए उम्मीदवार को वोट देते हैं। ये होता है डिलिमिटेशन, और इसको जनगणना होती है उसके बाद कंडक्ट करवाया जाता है। तो ये जब डिलिमिटेशन होंगे उसके बाद ये बिल एग्जिस्टेंस में आएगा। ये आर्टिकल 334 ए में बोला गया है। आर्टिकल 334 ए एक और बात बोलती है कि ये जो रिजर्वेशन लाया गया है 33% का, वो सिर्फ 15 ईयर्स तक ही वैलिड है। 15 ईयर्स के बाद ये खुद ब खुद अबॉलिश हो जाएगी। अगर पार्लियामेंट को इसे कंटिन्यू करना है तो वो एक अमेंडमेंट एक्ट लाके इसे कंटिन्यू रख सकते हैं। बात करते हैं हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एससी और एसटी को जो रिजर्वेशन मिला हुआ है उसके अंदर भी 33% का रिजर्वेशन दिया गया है, उसे ही बोलते हैं हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। जैसे कि ये आपका वर्टिकल रिजर्वेशन है, यहाँ पे कुछ ये टोटल सीट्स हैं, मानिए लोकसभा के
543 सीट्स हैं। तो यहाँ पे दे दिया गया कुछ एसटी को रिजर्वेशन, कुछ एससी को रिजर्वेशन दे दिया गया, कुछ दे दिया गया ओबीसी को, कुछ जनरल्स के लिए हैं, और अभी 33% दिया गया है वुमेन को। तो ये हो गया वर्टिकल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है, इसे मैं उठा के अगर यहाँ रख दूं एससी वाला, तो इसके ये जो टोटल है, एससी को कितना सीट है लोकसभा में 84 का अगर हम 33% करते हैं तो होता है 23। तो इसमें से 84 में से 23 ये दे दिया जाएगा वुमेन्स को। ये हो गया आपका वर्टिकल रिजर्वेशन, मींस रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन। तो ये बिल बात करता है वर्टिकल रिजर्वेशन देने के लिए, पर्टिकुलरली एससी और एसटी को लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। रोटेशन ऑफ सीट्स, बिल में ऐसा बोला गया है कि ये जो सीट्स दिए जाएंगे वुमेन को रिजर्वेशन में, वो रोटेट होंगे आफ्टर ईच डिलिमिटेशन। मतलब कि जब डिलिमिटेशन एक बार हुआ, उसके बाद जब वुमेन्स को रिजर्व कर दिया जाएगा सीट, फिर जब नेक्स्ट डिलिमिटेशन होगा तो हो सकता है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहले 9 टोटल सीट्स थे, तो वुमेन को दिया गया था 33%, मतलब 3 सीट्स। नेक्स्ट बार जब अगर इसका पॉपुलेशन नहीं बढ़ा, स्टेबल रहा या घट गया, तो हो सकता है कि इसका अगर घट जाए तो सीट्स भी घट जाएंगे। मीन्स अगर 6 हो गए, इसका 33% हो गया 2, तो वुमेन्स के लिए जो सीट है इस समय नेक्स्ट डिलिमिटेशन के बाद 2 हो जाएंगे। ये होता है रोटेशन। इसमें जो मेजॉरिटी रिक्वायर्ड थी वो थी स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट और रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स। मींस स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड टू थर्ड मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप प्रेजेंट एंड वोटिंग। और रेटिफिकेशन बाय स्टेट का 50% जो स्टेट्स हैं उनको इसके लिए अप्रूवल देना ही पड़ेगा। 50% मतलब टोटल 28 स्टेट्स हैं इंडिया के, तो 14 स्टेट को अप्रूवल देना ही पड़ेगा। अगर 14 स्टेट्स ने अप्रूवल दे दिया, उसके बाद 14 स्टेट्स ना भी दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल पास हो जाएगा। बिल के कुछ सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन देगा वुमेन्स को पॉलिटिक्स में, जिससे जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा मिलेगा। अगर हम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की बात करें जो 2022 में रिलीज हुई थी, तो उसमें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में 48 रैंक मिला था इंडिया को आउट ऑफ 146। हालांकि ये रैंक देखने में तो अच्छा है, बट अगर स्कोर की बात करें तो काफ़ी लो है, 0.267। वहीं पे जो आइसलैंड है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में जिसको फर्स्ट रैंक मिला था, उसका स्कोर काफ़ी अच्छा है, 0.874। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो उसका रैंक 9 था, उसका स्कोर था 0.546। इस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया को काफ़ी लो स्कोर मिला है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा रिलीज किया जाता है, जो हिस्टोरिकली अंडर रिप्रेजेंटेशन है वुमेन्स का पॉलिटिक्स में, उसको ये ख़त्म करेगा और वुमेन्स को पॉलिटिकली एम्पावर करेगा। अगर देखिए फर्स्ट लोकसभा जो थी उसमें जो वुमेन्स का नंबर था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स में, वो था सिर्फ 5%, और ये बढ़ के हुआ है 50% जो करेंट लोकसभा है 17th लोकसभा। इसमें एक नंबर अगर देखा जाए तो काफी कम है। तो जब अगर 33% रिजर्वेशन मिल जाएगा तो एटलीस्ट 33% वुमेन का रिप्रेजेंटेशन होना ही है लोकसभा के अंदर। मतलब ये अंडर रिप्रेजेंटेशन को खत्म करेगा। फिर ये वुमेन्स को राइट देगा सेल्फ रिप्रेजेंटेशन का, जिसके कारण वो जो जितने डिस्क्रिमिनेशन होते हैं वुमेन्स के अगेंस्ट, उसको एलिमिनेट कर पाएंगे। वुमेन्स के जो प्रॉब्लम होते हैं वो वुमेन्स से अच्छा और कोई नहीं जान सकता। तो जब उनको एम्पावर किया जाएगा
तो वो अपने प्रॉब्लम्स के खिलाफ खुद पॉलिसीज बना पाएंगे और ज़्यादा अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करवा पाएंगे। फिर ये डाइवर्स पर्सपेक्टिव लेके आएगा डिसीजन मेकिंग में। जो वुमेन लीडर होंगी वो सर्व करेंगे एज अ रोल मॉडल फॉर मेनी यंग गर्ल्स। जो एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग है उसको खत्म करेगा, इंस्पायर करेगा फ्यूचर जनरेशन को। कुछ चैलेंजेस भी हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे कि डिलिमिटेशन। बिल में बोला गया है कि बिल को इफेक्ट में लाया जाएगा जब नेक्स्ट सेंसस होगा और उसके बाद डिलिमिटेशंस होंगे। तो अभी तो ये पता ही नहीं है कि नेक्स्ट सेंसस होंगे कब, तो इस वजह से ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दूसरा है ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन देने की बात। जो 33% सीट जो रिजर्व किए जाएंगे लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, उसमें ओबीसी को इंक्लूड ही नहीं किया गया है। तीसरा, कुछ लोगों का ये कहना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट टू इक्वालिटी देता है उसके अगेंस्ट में है। अगर वुमेन्स को रिजर्वेशन दे दिया जाएगा तो वे compete ही नहीं कर पाएंगे अपने मेरिट्स के ऊपर। ये वो 33% रिजर्वेशन लेके आ जाएंगे लोकसभा में और उनको ये मौका ही नहीं मिलेगा कि वो अपने मेरिट पे compete करें। हालांकि ये कहना बिल्कुल बेकार है, वुमेन्स को रिजर्वेशन देना काफी जरूरी है। और फिर नेक्स्ट है कि कुछ वोटर्स के चॉइस को रिस्ट्रिक्ट कर देगा। जैसे कि अगर यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 मेंबर थे, तो जब रिजर्वेशन दिया जाएगा तो मान लिए 2 मेंबर मेल होंगे। पहले तीनों मेल थे, अगर 2 मेंबर मेल और ये एक फीमेल, तो ये जिनके जिनके चॉइस थे उनके चॉइस तो रिस्ट्रिक्ट हो गए। अब उनको या तो इन दोनों में से या फिर इनको वोट देना पड़ेगा। तो एक तरह से ये एक कंसर्न है। ये सिर्फ लिखने के लिए, ऐसा कुछ है नहीं। वुमेन को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा तो वो सबके चॉइस अपने आप ही बन जाएंगे। अब बात करते हैं डिलिमिटेशंस के बारे में। तो डिलिमिटेशन जैसा कि मैंने बताया वो कुछ नहीं, एक प्रोसेस है जो फिक्स करती है बाउंड्रीज को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। डिलिमिटेशन कमीशन वर्क करता है विदाउट एनी एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस। उसमें एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस नहीं होता उनके काम में। उनका जो प्रिंसिपल है वो है वन वोट वन वैल्यू। डिलिमिटेशन कमीशन को बाउंड्री कमीशन भी कहा जाता है क्योंकि ये बाउंड्री ही फिक्स करती है कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। अभी तक देखिए इंडिया में सिर्फ 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन को बैठाया गया है, मतलब 4 एक्ट्स लेके आए गए हैं। 1952 में, एक 1963 में, वो था डिलिमिटेशन एक्ट 1962, 1973 में और लास्ट जो था वो था 2002 में। आपको ये पूरा याद नहीं रखना है, याद रखने वाली ये है कि अब तक सिर्फ 4 ही डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट लाए गए हैं। ठीक है, जो डिलिमिटेशन कमीशन होती है वो जब फाइनली पूरा बाउंड्री वगैरह कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड करके जब वो अपना ऑर्डर फाइनल इशू करते हैं तब वो किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता। कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट। दूसरी बात आपको ध्यान देने वाली ये है कि जब वो ऑर्डर फाइनल अपना जब इशू करते हैं तो उनको हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने रखा जाता है, लेकिन ये दोनों उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। अब इनके ऑर्डर को एक स्पेसिफाइड डेट पे इन्फोर्स में लाया जाता है और ये डेट डिसाइड करती है प्रेसिडेंट। डिलिमिटेशन कमीशन में कौन से मेंबर्स होते हैं? तो डिलिमिटेशन कमीशन को पहले तो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, इम्पोर्टेंट, और ये काम करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलके। इसमें जो मेंबर होते हैं वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और जिस स्टेट में डिलिमिटेशन होना है वहाँ के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर
कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।